हेलो स्टूडेंट्स, मैं सूरज कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पे। स्टूडेंट, आज हम लोग डिस्कस करने वाले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नाम है हम लोग का वन वन एंड मेनी वन फंक्शन। तो क्या होता है वन वन फंक्शन और क्या होता है मेनी वन फंक्शन, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे। स्टूडेंट, इससे पहले हम 12 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं फंक्शन का, तो वो सब लेक्चर्स अगर आप नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आपका फंक्शन का अलग से प्लेलिस्ट है। और हाँ, अगर आप झारखंड टीजीटी का तैयारी कर रहे हैं तो आप बने रहे मेरे साथ, आप ही के लिए हम कंटेंट अपलोड कर रहे हैं। पूरा का पूरा सिलेबस जो इसी चैनल में कंप्लीट कराया जाएगा। और हाँ, अगर आप अलग स्टेट से हैं तो आप अपना सिलेबस मैच करके जो है पढ़ सकते हैं। प्लेलिस्ट में अलग अलग चैप्टर का अलग अलग प्लेलिस्ट बना हुआ है, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। और हाँ, झारखंड टीजीटी के वो बच्चे जो तैयारी अभी तक शुरू नहीं किए हैं वो शुरू कर दे। वो इस चक्कर में ना रहे कि अभी लॉकडाउन वगैरह हो गया तो हम तैयारी बाद में करेंगे, वैकेंसी बाद में आएगा। तो बाद में आए चाहे पहले आप तैयारी शुरू कर दें। कोरोना आ गया बीच में, इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हुआ है, थोड़ा सा लेट हो गया है, लेकिन क्या कीजिएगा, अब आ गया तो आ गया। अब आपका क्या काम है, तैयारी करना, तैयारी कीजिए। वैकेंसी थोड़ा लेट होगा लेकिन होगा, है ना। क्या इसमें कर भी क्या सकते हैं आप, कोरोना आ गया तो आ गया भाई, ठीक है। आपका काम क्या है, तैयारी करना, तो कीजिए, है ना। थोड़ा हो सकता है पहले हो सकता है थोड़ा जल्दी हो जाए, लेकिन इस कोरोना में थोड़ा सा जो लेट होने का चांस है वो ज़्यादा बढ़ गया है। तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, तैयारी करते रहिए। तो चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, वन वन और मेनी वन फंक्शन को जानेंगे कि वन वन फंक्शन क्या है और मेनी वन फंक्शन क्या है, ठीक है। चलिए समझाते हैं। जब आपको जानते हैं, जब आपको लेक्चर 1 पढ़ा रहे थे, लेक्चर 2 पढ़ा रहे थे, फंक्शन का इंट्रोडक्शन बता रहे थे, उसी टाइम आपको हम थोड़ा ब्रीफ में झलक दे दिए थे वन वन और मेनी वन का, ठीक है। जब फंक्शन का डेफिनेशन बता रहे थे कि कौन सा फंक्शन होता है और कौन सा फंक्शन नहीं होता है, उसी टाइम आपको थोड़ा सा झलक दिए हुए हैं। तो हम उम्मीद करेंगे वो आप पढ़े होंगे। तो चलिए यहाँ पे हम बताएंगे कि वन वन क्या होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे हम टेबल बनाए हुए हैं, एक यहाँ पे टेबल बनाए हुए हैं, ठीक है। इसमें इधर लिखे हैं एक्स का सारा वैल्यू, इधर लिखे हैं वाई का वैल्यू, यहाँ पे लिखे हैं एक्स का वैल्यू, इधर लिखे हैं वाई का वैल्यू, ठीक है। तो वन वन क्या होता है कि अगर एक एक्स एक ही वाई देगा, एक एक्स का वैल्यू एक ही वाई आएगा तो वो वन वन होगा, ठीक है। किसी पर्टिकुलर एक्स के लिए एक ही वाई आएगा तो उसका मतलब वन वन हुआ। और मतलब बहुत सारा एक्स मिला के बहुत सारा एक्स का वैल्यू एक ही वाई आ जाएगा तो वो मेनी वन हो गया, ठीक है। जैसे समझिए, एक एग्जांपल यहाँ पे हम समझाते हैं, ठीक है। छोड़िए एग्जांपल, छोड़िए, यहाँ समझिए। इस x1 का वैल्यू y1, ठीक है। मतलब इस x1 का सिर्फ एक ही को वैल्यू है y1, इस x2 का सिर्फ एक ही वैल्यू है y2, इस x3 का सिर्फ एक ही वैल्यू है y3, x4 का एक ही वैल्यू y4, x5 का एक ही वैल्यू है y5, ठीक है। मतलब एक x के लिए एक ही y दे रहा है, मतलब 1 के लिए 1 आ रहा है, 1 के लिए 1 आ रहा है, 1 के लिए 1 आ रहा है। तो ये हो गया वन वन फंक्शन। क्या हो गया, वन वन फंक्शन। ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी एग्जाम्पल से आपको समझाएंगे कि 1 के लिए 1 कैसे हो गया। अब जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल लिख देते हैं, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेते हैं, y बराबर 2x + 3, ठीक है। अब यहाँ पे एक काम कीजिए, अब कुछ भी वैल्यू पुट कीजिए x का, अब y का वैल्यू अलगे आएगा, ठीक है। वो एक ही y नहीं आएगा। जैसे देखिए, हम मान लीजिए x का वैल्यू, मान लीजिए x1 का वैल्यू मान लीजिए 5 पुट कर दी, ठीक है। x का वैल्यू 5 पुट कर दिए तो इस हिसाब से y का वैल्यू कितना आएगा, 5 दूना 10 और 3 13, ठीक है। -5 पुट करके देखिए x2 में, तो -5 पुट करेंगे तो -10 हो गया। ये 5 दूना -10, -10 और 3 कितना हो गया, तो -7। तो कुल मिला के -7 आ गया, ठीक है। अभी और कुछ 2 पुट करके देखिए, 2 पुट करके देखिए तो 2 दूनी 4 और 3 7 आ जाएगा। 0 पुट करके देखिए तो 0 × 3 3 हो जाएगा, 0 पुट करने से 3 हो जाएगा, ठीक है। 1 पुट करके देखिए तो 5 हो जाएगा, 2 1 2 और 3 5। अगर 1 पुट करते हैं तो 5 वैल्यू आता है। तो कुल मिलाकर देख रहे हैं कि अलग अलग x के लिए अलग अलग y आ रहा है, अलग अलग x के लिए अलग अलग y आ रहा है, कोई वैल्यू सेम नहीं है। तो एक x के लिए एक ही y दे रहा है, इस 5 के लिए क्या दो, इस 5 और -5 के लिए क्या दो सेम चीज दे रहा है, नहीं दे रहा है। अगर ऐसा कुछ दे देता तो मेनी वन हो जाता, ठीक है। अभी मेनी वन समझाते हैं, मतलब एक x के लिए एक ही y देगा, दैट इज वन वन फंक्शन। 2 टाइप से अभी हम लोग पहचानेंगे, 2 मेथड है पहचानने का कि कैसे वन वन होता है और कैसे मेनी वन होता है। ये तो जनरलाइज फॉर्म आपको बता रहे, क्या मामला क्या है वो अभी समझा रहे, ठीक है। 2 मेथड से पहचानेंगे किसी फंक्शन को, वन वन होगा क्या मेनी वन होगा, ठीक है। अभी इसको देखिए, इसमें क्या है, इसमें 1 to 1 है, मतलब एक के लिए एक। अब मेनी वन देखिए, x1 का वैल्यू y1 है, यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन x2 का भी वैल्यू y1 है और x3 का भी वैल्यू y1 है। मतलब ये 3 को भाई साहब का वैल्यू एक को आ रहा है, समझ में आ रहा है। मान के चलिए एक भाई, दूसरा भाई, तीसरा भाई, तीनों का बाप एक है y1,
ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। मतलब इसका वैल्यू और इसका वैल्यू तीनों का एक वाई आ रहा, मतलब 1 2 3, जहां एक से ज्यादा हो गया उसको क्या बोलते हैं, मेनी। ठीक है, एगो माने 1 और एक से ज्यादा माने मेनी, मैथ में यही माना जाता है। ठीक है, तो 1 2 3 मेनी का वैल्यू 1 आ रहा, मेनी का वैल्यू 1 में आ रहा है। ठीक है, तो मेनी 1, ठीक, तो मेनी 1 समझ में आ गया। इसमें देखिए दो को वैल्यू यहाँ पे x4 और x5, इसका वैल्यू y2, एक के वैल्यू आ रहा, मतलब मेनी है 2 होगा मेनी, तो मेनी का वैल्यू 1 में आ रहा। ठीक है, तो मेनी 1 हो गया। अब समझ में आ गया, चलिए आ गया होगा मेनी 1। एक एग्जांपल इसमें हम लेते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल लेते हैं, y बराबर x², क्या लेंगे, y बराबर x²। एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे हम, y बराबर x²। ठीक है, इसका थोड़ा सा ग्राफ भी देख लीजिए, तो क्या है, पैराबोला है। फिर समझाते हैं, पैराबोला याद कीजिए, y² बराबर 4x होता था और x² बराबर 4y होता था। ठीक है, लेकिन y² बराबर 4x फंक्शन ही नहीं होगा। अभी पता है, वो तो आपको बता दिए कैसे फंक्शन नहीं होगा, क्योंकि एक x के लिए 2y दे देने से फंक्शन नहीं होता। ठीक है, तो ये हम लोग अगर इसका ग्राफ अगर हम बनाना चाहते हैं ऐसे बनेगा। ठीक है, यही पैराबोला ग्राफ बनेगा इसका, x² बराबर y का मुंह किधर खुलेगा, जिधर डिग्री 1 है। तो इस ग्राफ से अभी खैर मतलब नहीं है, आप बस रिवाइज करा दिए, लेकिन यह कि अब देखिए x का कुछ वैल्यू पुट करके देखिए y का वैल्यू क्या क्या आता है, क्या ये वाला सेटिस्फाई कर रहा है, तो चेक कर लेते हैं। ठीक है, चलिए x हो गया, ये y बराबर fx हो गया। ठीक है, अब देखिए कि x का वैल्यू मान के चलिए अभी आप 1 पुट कर दिए, 1 पुट कर दिए, तो y का वैल्यू कितना आएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा। ठीक है, x का वैल्यू अब -1 पुट करके देखिए, तो -1 का स्क्वायर कितना होगा, अभी भी 1 ही होगा, तो -1 में भी 1 ही आएगा। अब देखिए मेनी से 1 हुआ, मेनी 1 हो गया। अब 2 पुट करके देखिए, x का वैल्यू अगर हम 2 पुट कर देंगे तो 2 दूना 4 हो जाएगा, और -2 पुट करके देखिए तो -2 का भी स्क्वायर 4 ही होता है, तो -2 का वैल्यू 4 ही आएगा। तो कुल मिला के मेनी 1 हो रहा, मेनी 1 हो रहा, मतलब यहाँ 2 का वैल्यू एक हमारा 2 से ज्यादा भी हो सकता है या 2 हो सकता है, तो मेनी टू 1 मतलब ये मेनी 1 हो गया। अब आपका दिमाग में ये वो चीज चल रहा होगा कि सिर्फ 1 होता है, मेनी 1 होता है, तो क्या 1 मेनी नहीं होता, नहीं होता है। बोल कैसे नहीं होता, देखो कैसे नहीं होता, इसको मिटा देते हैं। ठीक है, इधर 1 मेनी आपको समझाते हैं। 1 मेनी का मतलब क्या है, अगर हम एक x के लिए 2 ठो y, 3 ठो y, 4 ठो y आने लगे तो वो 1 मेनी में चल जाएगा। और 1 मेनी में अगर चल जाएगा, एक एग्जांपल लिखते हैं, x² y² बराबर 4ax, मान लीजिए यही वाला। ठीक है, ये हम लोग एक पैराबोला ड्रॉ करते हैं, यही हो गया पैराबोला। ठीक है, x² बराबर y² बराबर 4ax। तो क्या देखिए यहाँ पे आगे बढ़िए, तो एक x ये वाला है, उसके लिए 2 को y आ रहा है, सेम x के लिए 2 ठो y आ रहा, मतलब तो फंक्शन ही नहीं होता है। तो जब फंक्शन ही नहीं होगा तो 1 टू मेनी होगा कैसे, तो 1 मेनी बोल के कुछ नहीं होता है, मतलब 1 होता है, 1 होता है, मेनी 1 होता है, लेकिन 1 मेनी नहीं होता है। ठीक है, इसको गलत, ये दोनों सही। ठीक है, तो 2 टाइप का फंक्शन इसमें हम लोग देखेंगे। अब हम लोग डिफाइन करेंगे कि कैसे किसी फंक्शन को आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन 1 है और कौन मेनी 1 है। यहाँ तक आपको हम उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। ये वाला फिर से समझने की कोशिश कीजिए कि y² बराबर 4x जब फंक्शन ही नहीं है तो मेनी टू 1 बोले सर मेनी 1 मेनी रिलेट नहीं कर पा रहे इससे, तो देखिए कैसे रिलेट कीजिएगा। इसको यहाँ थोड़ा सा हम गायब कर रहे हैं, है ना। 1 मेनी बोले कुछ होता ही नहीं है, लेकिन बस आपको समझाने के लिए यहाँ पे हम बता दे रहे हैं। देखिए अगर ऐसा रहे, ठीक है, कि मान लीजिए x1 है, ये x2 है, ये x3 है, 3 वैल्यू है। ठीक है, y1 है, y2 है। ठीक है, अब देखिए इस x1 का 2 को y आने लगे, मतलब इसका वैल्यू ये भी है और इसका वैल्यू ये भी है। ठीक है, इसका वैल्यू मतलब 1 से मेनी देने लगे। फिर मान लीजिए y3 है, y4 है, y5 है, इस x2 का वैल्यू 3 को आने लगे। ठीक है, मतलब 1 टू मेनी आने लगे, इसका 2 को, इसका 3 को, तो इधर 1 इधर मेनी हो गया। तो 1 मेनी तो होवे नहीं करता, कैसे नहीं होता। एग्जांपल देखिए यही वाला, y² बराबर 4x, चाहे लिखे हम y² बराबर x, तो जब y² बराबर x लिखेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, √x प्लस माइनस √x, तो प्लस माइनस √x होगा, तो y एगो रखेंगे और x यदि 1 रखेंगे, x 1 भी रखेंगे तो y 2 को आ जाएगा। यदि हम 1 रख देंगे तो +1 भी आएगा और -1 भी आएगा, y का वैल्यू 2 रख देंगे तो √2 भी आएगा और -√2 भी आएगा। तो कुल मिलाकर 2 वैल्यू देने लगेगा इसमें। तो कुल मिलाकर क्या होता है कि इस टाइप का फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं करता है, फंक्शन होता ही नहीं। ग्राफ से भी समझाएं कि एक x का वैल्यू
दो दो वाई दे रहा है तो फंक्शन नहीं होता है, तो वन मेनी बोल के कुछ भी नहीं होता, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब हम उम्मीद करेंगे आपको समझ में आ गया होगा। ये वाला पूरी तरह से गलत है, इस तरह कोई सीन नहीं क्रिएट नहीं होता, ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। अब हम आपको डिफाइन करेंगे दो मेथड, दोनों मेथड से समझाने की कोशिश करेंगे कि कौन सा फंक्शन वन वन है, कौन सा फंक्शन मेनी वन है, ठीक है, इसको नोट। स्टूडेंट अब आपको वन वन और मेनी वन समझाते हैं। दो मेथड है, एक हम लोग का डेरिवेटिव मेथड होता है और एक हम लोग का ग्राफिकल मेथड होता है, ठीक है। ज़्यादा मजेदार ग्राफ वाला, कम मजेदार डेरिवेटिव वाला, लेकिन दोनों जानना है। जहाँ जो लागू हो सकेगा जिस क्वेश्चन में हम लोग वही लागू करेंगे। जरूरी नहीं कि हर जगह डेरिवेटिव मेथड लग जाएगा, जरूरी नहीं कि हर जगह ग्राफ वाला मेथड लग जाएगा, ठीक है। तो देख क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग को जानना है कि कहाँ कौन सा लगाना है, लेकिन उसको बताने से पहले एक छोटा सा चीज बताएंगे, क्या होता है इंक्रीजिंग और क्या होता है डिक्रीजिंग। इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन क्या होता है, और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया ना, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या होता है। ये दो चीज है, दोनों बहुत डिफरेंस है। इसको लगता है इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग सेम चीज होता है, डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग सेम चीज होता है। बहुत बच्चों को लगता होगा, लेकिन दोनों अलग अलग चीज है, ठीक है। तो अभी आपको समझाएंगे कि इंक्रीजिंग क्या होता है, डिक्रीजिंग क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या होता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या होता है, ठीक है। तो चलिए अभी समझा देते हैं आपको। इसको जान लेंगे तभी हम लोग डेरिवेटिव मेथड वाला अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। एक हम इसको ग्राफ से ही समझाएंगे आपको, कैसे ग्राफिकल मेथड समझाते हैं, देखिए। ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमको एक कर्व कुछ ड्रॉ कर रहे हैं, चलिए। एक कर्व हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं। चलिए एक हम यहाँ पे कर्व ड्रॉ किए, ठीक है। ये कर्व ड्रॉ किए, ये जो लाइन दिख रहा नहीं, ये वाला, ये एक्स एक्सिस के पैरेलल है, ठीक है। इसको चलिए अब यहाँ पे हम समझाना क्या चाह रहे हैं, देखिए। ये पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, ये x1 है, तो इसके लिए ये वाला पॉइंट क्या है, y1 है, यहाँ से यहाँ तक। यहाँ पे मान लीजिए x2 है, ये वाला, तो इसके लिए y2 वैल्यू आया। यहाँ पे क्या है, x3 है, यहाँ पर भी सेम चीज़ है, y2 वैल्यू आ रहा। यहाँ पे और आगे थोड़ा सा बढ़िए तो x4 आएगा, तो इधर वैल्यू क्या आ रहा है, यहाँ पे y3 आ रहा। और थोड़ा सा और आगे बढ़िएगा तो x5 आ रहा, और इधर क्या आ जा रहा है, यहाँ पे y4 आ जाएगा, ठीक है। तो अलग अलग x के लिए अलग अलग वैल्यू यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि x बढ़ने से y भी बढ़ रहा है, अगर x के बढ़ने से y भी बढ़ेगा तो उसको बोलते हैं इंक्रीजिंग। क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ पे x थोड़ा सा यहाँ इतना था तो y ठीक है, कुछ बढ़ा, कुछ है, ठीक है। अब जब x थोड़ा सा और बढ़ गया तो y का वैल्यू और बढ़ गया, ठीक है। अब देखिए थोड़ा सा और बढ़ा, लेकिन यहाँ पे क्या है कि बराबर हो गया। अब ये बराबर वाला मामला आपको समझा देंगे। अब थोड़ा सा और आगे देखिए, ये x4 थोड़ा सा x और बढ़ गया तो y का वैल्यू थोड़ा और बड़ा हो गया, x5 और बढ़ा तो y4 और बड़ा हो गया। मतलब x बढ़ने से y अगर बढ़ता है तो वैसे फंक्शन को क्या कहते हैं, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलते हैं, ठीक है। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ पे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है कि नहीं है वो अभी समझाते हैं, ठीक है। देखिए स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग यहाँ नहीं है, यहाँ सिर्फ इंक्रीजिंग है। यहाँ पे बढ़ रहा है, यहाँ घटने का कोई सीन नहीं है, घटने का कोई सीन नहीं है। जैसे देखिए यहाँ तक बढ़ा और यहाँ चुपचाप मार दिया, यहाँ पे x का सभी वैल्यू के लिए y वही आएगा, सेम, ठीक है। और यहाँ से फिर बढ़ना शुरू किया, मतलब इसमें घटने का सीन तो कुछ नहीं हुआ। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का मतलब खाली बढ़ना होता है, ठीक, सिर्फ बढ़ेगा, ठीक है, सिर्फ बढ़ेगा, है ना। लेकिन इंक्रीजिंग का मतलब हो कि बढ़ेगा, हो सकता है बीच बीच में कहीं चुपचाप मार देगा फिर बढ़ेगा, ठीक है। लेकिन घटेगा नहीं, मतलब ये ग्राफ इधर नीचे की तरफ नहीं भागेगा, या तो बराबर हो जाएगा एक्स एक्सिस के पैरेलल या तो ऊपरे भागेगा, ठीक है। तो ऐसे को क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग बोलते हैं। मतलब यहाँ पे आपको एक चीज समझ में आया होगा कि अगर किसी भी पॉइंट पे, इस ग्राफ का किसी भी पॉइंट पे अगर हम स्लोप निकालेंगे तो वो स्लोप या तो पॉजिटिव आएगा या तो जीरो आएगा। कैसे,
बोलेगा सर ये सब बढ़ने वाला पार्ट में अगर हम निकालेंगे स्लोप तो पॉजिटिव ही आएगा। मान लीजिए इस पॉइंट पे स्लोप निकालेंगे तो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर यहाँ पर निकालेंगे, अगर यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालेंगे तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा। टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट ये सब आपको पता होगा, पढ़ा दिए, ठीक है। अगर थोड़ा सा और बढ़ेंगे, याद कीजिए आप वहाँ पे जब पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला में टेंजेंट सब कुछ पढ़ा है, ठीक है। तो अगर और बढ़ेंगे तो भी यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब क्या हो, किसी पॉइंट पे अगर dy बाई dx निकालेंगे चाहे m निकालेंगे, वही स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ठीक है। मतलब x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है और उस एंगल का tan थीटा ले ले, ठीक है। तो वो स्लोप होता है, आपको पता होगा, है ना। नहीं पता देखिए, मान लीजिए कोई लाइन है ये, ठीक है, और अगर इस लाइन का स्लोप निकालना तो एक्स एक्सिस के साथ देख लिए कितना एंगल बना रहा, थीटा, ये एक्स एक्सिस है, थीटा एंगल बना रहा तो tan थीटा इसका स्लोप हो जाएगा, ठीक है। tan थीटा स्लोप हो जाएगा। और tan थीटा को dy बाई dx भी लिखते हैं डेरिवेटिव का फॉर्म में, मतलब स्लोप को dy बाई dx से भी डिनोट कर सकते हैं या तो tan थीटा भी लिख सकते हैं। अगर dy बाई डेरिवेटिव फॉर्म में dy बाई dx होता है और tan थीटा होता है हम लोग का ये एल्जेब्रिक फॉर्म में, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्म में। तो ये समझ में आया होगा। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट का मतलब क्या हो गया कि जिस पॉइंट पे लिख रहे हैं उस पॉइंट पे इस टेंजेंट का स्लोप क्या पॉजिटिव आएगा। बोले हाँ सर आएगा, क्यों, क्योंकि एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज में कहाँ तक, इधर 90 तक बढ़ता है, ठीक है, 90 तक बढ़ता है, 90 तक बढ़ता है। ये स्लोप देखिए ये 90 से कम एंगल बनाएगा, ठीक है। और आगे बढ़िएगा, अब यहाँ पे देखिए अगर किसी इस पॉइंट पे लिखना चाहेंगे तो इस पॉइंट पे भी तो वही सेम चीज, सेम कंडीशन आएगा, कोई दिक्कत नहीं। इस पॉइंट पे भी सेम कंडीशन आएगा, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट पॉजिटिव होगा, मतलब dy बाई dx पॉजिटिव आएगा हर जगह। लेकिन अब जब यहाँ चेक करेंगे इस वाला लाइन पे, इतना वाला पार्ट में, तो कहीं भी खींचेंगे तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। और एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा मतलब एक्स एक्सिस के साथ कुछ एंगल नहीं बनेगा, मतलब जीरो एंगल बनेगा। tan जीरो कितना होता है, जीरो होता है, तो dy बाई dx जीरो हो जाएगा, मतलब जीरो भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है। मतलब अगर इस तरह का केस रहे कि इंक्रीजिंग मतलब कि x बढ़ने से y भी बढ़ेगा, x बढ़ने से y भी बढ़ेगा, या तो हो सकता है चुपचाप मार दे, मतलब dy बाई dx या तो जीरो होगा या तो पॉजिटिव होगा। तो कुल मिलाकर उसको क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग बोलते हैं। यहाँ पे कुछ बहुत सारा वैल्यू ऐसा है जिसका स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो है, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया इंक्रीजिंग क्या होता है। अब आपको समझाते हैं डिक्रीजिंग क्या होता है। देखिए इंक्रीजिंग में क्या देखें कि नीचे कभी स्लोप ऑफ टेंजेंट नेगेटिव का कोई सीन नहीं होता है, इसमें नेगेटिव का कोई सीन नहीं है, ठीक है। या तो पॉजिटिव होगा या तो जीरो होगा, ठीक है। अब ये ग्राफ और बनाते हैं हम यहाँ पे। चलिए ये एक ग्राफ है, ठीक है, ये एक हम लोग का ग्राफ है। क्या कौन सा ग्राफ हमको मतलब नहीं समझना है, ठीक है। इसमें क्या देखेंगे, चलिए यहाँ पे देखते हैं। इस पॉइंट पे कुछ यहाँ पे होगा x1 के लिए पॉइंट y1 आया, आगे बढ़ेंगे x2 यहाँ पे मान लीजिए है, यहाँ पे x2 के लिए y2 आया। इस पॉइंट के लिए चेक करेंगे तो x3 है तो ये y3 हो जाएगा। इस पॉइंट के लिए चेक करेंगे तो x4, तो ये y3 सेम होगा क्योंकि x एक्सिस के पैरेलल है इतना। फिर आगे और बढ़ेंगे तो x5, तो ये y5 मान लीजिए, y4 जो मानना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि x बढ़ने से y का वैल्यू घटने लग रहा है, ठीक है। x जितना बढ़ रहा, जितना कम था y उतना ही ज्यादा था। x थोड़ा सा और बढ़ा तो y का वैल्यू कम हो गया, थोड़ा सा और बढ़ा तो y का वैल्यू और कम हो गया। मतलब x बढ़ने से y का वैल्यू घटने लगा है, ठीक है। या तो फिर कहीं कहीं चुपचाप भी मार रहा है, चुपचाप है मतलब कि x3 पे भी और x4 पे भी सेम वैल्यू y3, ठीक है। तो चुपचाप भी मार सकता है या तो घटेगा। मतलब अगर हम यहाँ बोले कि dy बाई dx मतलब स्लोप या तो नेगेटिव होगा या तो जीरो के बराबर होगा, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा। मतलब ये कैसा ग्राफ हो गया, तो डिक्रीजिंग फंक्शन वाला ग्राफ हो गया। ये कैसा हो गया, डिक्रीजिंग होगा, और ये कैसा हो गया, इंक्रीजिंग हो गया, ठीक है। मतलब x के बढ़ने से y घटेगा या तो y चुपचाप मार देगा, ठीक है। मतलब कुछ भी नहीं होगा, या तो घटेगा भी नहीं बढ़ेगा भी नहीं। लेकिन क्या आप यहाँ कहीं देख रहे हैं, कहीं ऊपर की तरफ भाग रहा है ग्राफ, नहीं भाग रहा है। मतलब dy बाई dx पॉजिटिव नहीं हो रहा है। और dy बाई dx क्या होता है, स्लोप होता है। और स्लोप पॉजिटिव कब होता है, इस x एक्सिस के साथ थीटा एंगल यहां तक बनाएगा। अगर यहां तक, अगर इधर इतना 90 तक अगर जा रहा होगा, 90 तक अगर जा रहा होगा तब तो पॉजिटिव ही देगा, ठीक है। जीरो हो गया तो जीरो देगा, 90 तक वैल्यू जा रहा होगा तो पॉजिटिव ही देगा। लेकिन 90 से बार करेगा तो फिर नेगेटिव देने लगेगा, ठीक है। जैसे देखिए यहाँ इस पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट चेक कीजिए। इस पॉइंट पे टेंजेंट इधर ऐसे बनेगा, देखिए तो ये x एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है, इधर 90 हो गया ये वाला, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस।
देखिए तो ये 90 इतना और 90 से पार हो गया, मतलब 90 से अगर पार हो गया तो मतलब नेगेटिव वाला आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, तो स्लोप नेगेटिव हो रहा, स्लोप ऑफ टेंजेंट नेगेटिव हो रहा। इस टेंजेंट का स्लोप क्या आ रहा है, नेगेटिव। हर पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट चेक करेंगे, अगर नेगेटिव दे देता है तो हम लोग का डिक्रीजिंग ग्राफ हो जाएगा, ठीक है। चलिए समझ में आ गया होगा आपको। कभी कभी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों होगा, लेकिन अभी हम लोग दोनों नहीं समझा रहे, आपको सिर्फ समझा रहे कि इंक्रीजिंग कब होता है और डिक्रीजिंग कब होता है। तो स्लोप ऑफ अगर dy बाई डी एक्स किसी भी पॉइंट का पॉजिटिव या जीरो के बराबर होगा तो इंक्रीजिंग कहेंगे, dy बाई डी एक्स किसी भी पॉइंट का नेगेटिव या जीरो के बराबर होगा तो डिक्रीजिंग कहेंगे, ठीक है। इधर इंक्रीजिंग उसमें डिक्रीजिंग। अब आपको समझाएंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या होता है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या होता है, ठीक है। चलिए इसको मिटा रहे हैं। बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, अगर इसको समझ में नहीं आ रहा आपको तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, एक दो बार और देख लीजिएगा वीडियो को। और हाँ, इसमें स्लोप का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा जरूरी है, स्लोप क्लियर होना चाहिए इसमें। बचपन से आप लोग स्लोप पढ़ते आ रहे हैं क्लास 11 से, तो आपको स्लोप का जानकारी होना चाहिए, है ना। dy बाई डी एक्स जो है स्लोप को ही रिप्रेजेंट करता है। किसी भी पॉइंट पे टेंजेंट निकाल के उसका स्लोप देख लेंगे, अगर नेगेटिव है तो डिक्रीजिंग, पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग, जीरो भी आ सकता है किसी भी केस में, ठीक है। अब देखते हैं स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। नाम में से नहीं लग रहा कि अपना बढ़ने में स्ट्रिक्ट है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग का मतलब घटने में स्ट्रिक्ट है। इसको भी और तरीका से आपको समझा देते हैं। इंक्रीजिंग में क्या देख रहे थे कि बढ़ तो रहा था, बोले हम बढ़ रहे हैं सर, बढ़ रहे हैं, अभी थक गए, अब चुपचाप थोड़ा देर चुपचाप मार देते हैं, ठीक है, और फिर बढ़ रहे हैं, मतलब वहाँ आराम का भी सीन है, ठीक है। वहाँ स्ट्रिक्ट नहीं है, अपना प्रोग्रेस को लेके स्ट्रिक्ट नहीं है, इसलिए उसको स्ट्रिक्टली नहीं कहे, ठीक है। लेकिन इसमें जो प्रोग्रेस होगा ना, इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग, ये स्ट्रिक्ट ही होगा, ये चुपचाप मारबे नहीं करेगा, ठीक है। चलिए देखिए, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, ठीक है। एक ग्राफ बना रहे हैं, चलिए ये ग्राफ देख लें, ठीक है। ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, किसी पॉइंट पे चेक करते हैं, ठीक है। जैसे ये पॉइंट है, यहाँ x1 होगा, यहाँ x2 होगा, यहाँ x3 होगा, यहाँ x4 होगा, यहाँ x5 होगा। यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि x बढ़ने से y का वैल्यू बढ़ रहा है, ये y1, ये y2, ये y3, ये y4, ये y5, माने x के बढ़ने से y का वैल्यू बढ़ रहा है। x के बढ़ते, बोले सर वहाँ भी तो वही हो रहा था, लेकिन वहाँ ऐसा भी हो रहा था कि x के बढ़ने से y कहीं कहीं नहीं बढ़ रहा था, चुपचाप भी तो मार दे रहा था, रेस्ट में भी तो चल जा रहा था। इसमें कहीं दिख रहा रेस्ट में जाने का नहीं, बढ़ते हैं, x बढ़ने से y बढ़ेगा, ठीक है। मतलब इसमें हर एक केस में स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई डी एक्स क्या होगा, पॉजिटिव आएगा। लेकिन यहाँ पे एक केस और होता है, कैसे सर, एक ग्राफ यहाँ पे हम बनाते हैं, ठीक है। छोटा सा ग्राफ देखिए, सब पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट चेक कीजिए, पॉजिटिव आएगा। जैसे इस पॉइंट पे चेक कीजिए, टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, तो देखिए एक्स एक्सिस के साथ 90 से कम एंगल बनाएगा। इस पॉइंट पे चेक कीजिए, एक्स एक्सिस के साथ 90 से कम एंगल बनाएगा। किसी भी पॉइंट पे चेक कीजिए वही होगा, लेकिन एक केस यहाँ पे और होगा। देखिए ग्राफ को देखिए, ठीक है, ये वाला एक ग्राफ हुआ, ठीक है, सेम टाइप का, ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यहाँ भी चुपचाप कहीं नहीं मारा है, ठीक है, यहाँ भी चुपचाप नहीं मारा है, यहाँ भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ही है, ठीक है। यहाँ भी स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, लेकिन यहाँ पे क्या थोड़ा सा फर्क है, जानते हैं कि यहाँ पे इंक्लिनेशन जब चेंज हुआ था ना, जब इंक्लिनेशन, यहाँ पर भी वही चीज हो रहा है। देखिए इसको मिटा रहे हैं, जब इंक्लिनेशन चेंज हुआ था, जब एक बार ऐसे ऐसे बढ़ रहा था, अब ऐसे ऐसे बढ़ने लगा, मतलब ऐसे बढ़ रहा था, अब ऐसे बढ़ रहा, कर्व का थोड़ा नेचर चेंज हुआ है। तो जब चेंज हो रहा होगा ना, तब एक जगह ऐसा आया होगा कि वहां पर स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो हुआ होगा, ठीक है। इसलिए थोड़ा सा इसको हम ज्यादा बढ़ा के किए। जैसे इस पॉइंट पे देखिए, यहाँ अगर स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कीजिएगा तो पॉजिटिव, यहाँ भी ड्रॉ कीजिएगा पॉजिटिव, लेकिन एक पॉइंट यहाँ ऐसा होगा ना कि यहाँ पे स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉ करके देखिए तो ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जा रहा, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जा रहा। यहाँ पर एक ऐसा पॉइंट आ जाएगा कि ये स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। और एक्स एक्सिस के पैरेलल अगर टेंजेंट होता है तो उसको स्लोप जीरो होता है, क्योंकि जीरो एंगल बनाएगा एक्स एक्सिस के साथ। कुल मिला के यही समझाना चाहते थे, मतलब dy बाई डी एक्स इसमें भी जीरो हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ चुपचाप कहीं नहीं मारा, बस सिंगल एक पॉइंट का बात कर रहे हैं कि जब वहाँ इंक्लिनेशन, जब नेचर चेंज हो रहा है इंक्लिनेशन का ना, तब क्या हो रहा है कि कहीं एक पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो हो जा रहा। मतलब इस पॉइंट पे मान लीजिए यहाँ से घूम रहा, तो इस पॉइंट पे क्या हो जा रहा है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट
पैरेलल, ये वाला टेंजेंट जो पैरेलल हो जा रहा है एक्स एक्सिस का, और जब पैरेलल हो जा रहा है तो एक्स एक्सिस का कोई एंगल नहीं बनेगा, जब कोई एंगल नहीं बनेगा तो वो जीरो हो जाएगा स्लोप उसका, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट जीरो भी हो सकता है। ये समझाने का बात कर रहे थे, ठीक है। तो ऐसा भी होगा, लेकिन इसमें सिर्फ एक पॉइंट का बात कर रहा है, एक पॉइंट से कुछ खासा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। लेकिन जब हम इंक्रीजिंग देख रहे थे तो अच्छा लंबा चौड़ा रेस्ट ले रहा था, उसमें बहुत सारा पॉइंट पे क्या हो जा रहा था, एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जा रहा था स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो वहाँ पे dy बाई dx तो जीरो होना ही था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ एक पॉइंट के लिए होता है, ठीक है। ये हो गया स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग, इसमें भी एक्स बढ़ने से y बढ़ेगा, है ना। अब चलिए इसको बताते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग ग्राफ, ठीक है। ये हम लोग का एक ग्राफ है मान लीजिए, ठीक है। ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, कैसे चेक कीजिए, इस पॉइंट के लिए चेक कीजिए, मान लीजिए यहाँ x1 है, यहाँ चेक कीजिए x2 है, यहाँ चेक कीजिए x3 है, यहाँ चेक कीजिए मान लीजिए x4 है। तो x के बढ़ने से y का वैल्यू देखिए कम होते जा रहा है, x जैसे जैसे बढ़ रहा है y का वैल्यू देखिए घटते जा रहा है, x बढ़ने से y का वैल्यू घट रहा है, तो ऐसा क्या हो गया, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। इसमें भी एक पॉइंट ऐसा आया होगा कहीं पर, जैसे मान लीजिए ये वाला ग्राफ हो, ठीक, ऐसे हो गया, ठीक है। तो एक पॉइंट ऐसा आया होगा कि इस पॉइंट पे स्लोप ऑफ टेंजेंट अगर ड्रॉ करेंगे तो वो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा। यहाँ पे आप नहीं देख पा रहे हो, हम ग्राफ को ढंग से ड्रॉ करते हैं, इस टाइप का देखिए, यहाँ पे एक ऐसा पॉइंट आया होगा, मान लीजिए ठीक है, मान लीजिए यही है, ठीक है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। तो अगर यही है तो यहाँ पे जो घूम रहा था ना, जब घूम रहा था तो एक पॉइंट ऐसा हुआ होगा कि उसका अगर टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, स्लोप ऑफ टेंजेंट लेंगे तो वो जीरो हो जाएगा, मतलब वो स्लो टेंजेंट जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जा रहा था। जैसे यहाँ पर जो एक्स एक्सिस के पैरेलल हो रहा था, वैसे यहाँ पर भी एक पॉइंट ऐसा हो सकता है, जरूरी नहीं है, इसमें भी जरूरी नहीं है कि होवे करेगा, हो सकता है, ठीक है। अब सीधे एक लाइन खींच दी तो कहाँ से जीरो होगा, ठीक है, नहीं होगा। तो हो सकता है कहीं कहीं की इंक्लिनेशन जब चेंज करता है, तो नेचर जब चेंज होता है इंक्लिनेशन का, तो कहीं कहीं dy बाई dx जीरो हो सकता है, ठीक है, डिक्रीजिंग वाला में भी और इंक्रीजिंग वाला में भी, ठीक है। तो इसमें भी क्या होगा, dy बाई dx इसमें नेगेटिव तो होबे करेगा, क्योंकि x के बढ़ने से y घट रहा है, तो स्लोप हर जगह नेगेटिव आएगा, चेक करके देख लीजिए। यहाँ पर मान लीजिए स्लोप ड्रॉ कीजिए, ठीक है, यहाँ टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, स्लोप ऑफ टेंजेंट ड्रॉ कीजिए, तो स्लोप ऑफ टेंजेंट देखिए, तो मान लीजिए यहाँ है, और ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, ठीक है। अब तो देखिए, तो ये 90 से बड़ा हो गया, मतलब सेकंड क्वाड्रेंट में घुस गया, और सेकंड क्वाड्रेंट में घुस जाने से टेन थीटा नेगेटिव हो जाता है, और टेन थीटा नेगेटिव मतलब स्लोप नेगेटिव, तो इस टेंजेंट का स्लोप नेगेटिव हो गया, हर पॉइंट पे नेगेटिव आएगा। लेकिन कभी कभी एक पॉइंट ऐसा हो जाएगा कि एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा टेंजेंट, और जब एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा तो स्लोप जीरो हो जाएगा, मतलब dy बाई dx जीरो हो जाएगा। तो जीरो भी सपोर्ट करता है, ये जरूरी नहीं कि होगा, कहीं कहीं हो जाता है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आएगा, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग क्या होता है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग क्या होता है, इंक्रीजिंग क्या होता है और डिक्रीजिंग क्या होता है, ठीक है। ये समझ में आ गया होगा आपको। अब आपको हम समझाएंगे कि 1 और मेनी 1 क्या होता है, नोट कर लीजिए। तो स्टूडेंट 1 मेनी 1 पहचानने का दो मेथड है, एक मेथड हम लोग अभी पढ़ेंगे डेरिवेटिव मेथड, एक मेथड और है ग्राफिकल मेथड। दोनों देख लेते हैं, फटाफट से देखते हैं कि सबसे पहले देखते हैं, यहाँ पे ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम, मान लीजिए यही ग्राफ है, ठीक है। अगर ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होता है, अगर ग्राफ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग मतलब मान लीजिए ये पॉइंट x1 है, ये पॉइंट x2 है, ये पॉइंट x3 है, और ये पॉइंट x4 है, मतलब अगर ये y1 आ गया, y2 आ गया, y3 आ गया, y4 आ गया, मतलब अगर x1 x2 x3 और x4 लिखे और ये इस तरह x4 बड़ा x3 से x2 बड़ा x3, तो जो है y1 y2 y3 और y4, मतलब x के बढ़ने से y भी बढ़ेगा, कुल मिला के यही कहना, ठीक है। x के बढ़ने से y भी बढ़ेगा। दो का चेक कर लीजिए कि अगर x1 लेस मैंने x2 ग्रेटर देन x1 है, x2 ग्रेटर देन x1, x2 ग्रेटर देन x1 है, तो fx1 जो है, fx2 जो है वो fx1 से बड़ा हो जाएगा, ठीक है। मतलब यही y2 जो fx2 है, y1 जो fx1 है, y बराबर fx है ना, इसको हम लिख सकते हैं fx1, इसको लिख सकते हैं fx2, इसको लिख सकते हैं fx3, इसको लिख सकते हैं fx4, क्योंकि x का वैल्यू पे दे रहा है y, है ना। तो अगर कुल मिला के इधर बढ़ेगा तो इधर वो बढ़ेगा, ठीक है। तो ये होता है, और इसमें क्या होता है कि dy बाई dx जो है वो पॉजिटिव या तो जीरो हो सकता है, तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग का वैल्यू को तो क्या बोलते हैं, इसको 1 बोलते हैं, ठीक है। ये 1 होगा हमेशा, ठीक है, 1 होगा। एक और देख लेते हैं, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग को देखिए, मान लीजिए ये ग्राफ है, ठीक है, ये स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, ये कैसा था, ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था,
स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग था, ठीक है। डेरिवेटिव मेथड है, dy बाई डी एक्स, ये वाला सीन मेन मैटर यही करेगा, ठीक है। तो ये 1 1 हो गया। अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग रहेगा तो इसमें क्या देखेंगे, मान लीजिए ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, ये x4 है। देखिए यहाँ पे x बढ़ने से y का वैल्यू घट रहा है, मतलब y1, y2, y3, y4 जो भी, इसको fx4 लिख दीजिए आप, इसको fx3 लिख दीजिए आप, इसको fx2 लिख दीजिए आप, इसको fx1 लिख दीजिए आप। मतलब x के बढ़ने से y घट रहा है, मतलब अगर हम ऐसा लिखें कि x2 जो है बड़ा है x1 से, लेकिन इसमें उल्टा हो जाएगा, ठीक है। fx2 छोटा हो जाएगा fx1 से, ठीक है, उलट जाएगा, ठीक है। लेकिन फिर भी ये भी तो 1 1 है, ये भी 1 1 ही है, ठीक है, ये भी 1 1 ही है। इसमें भी dy बाई डी एक्स या तो नेगेटिव होगा या तो जीरो होगा। तो अगर ये केस रहे या तो ये केस रहे, कुल मिला के क्या है कि 1 1 ही होगा, ठीक है। ये भी 1 1 ही होगा, ध्यान में रखेंगे। ये भी क्या है, इसमें ये भी स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है, स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है। तो यहाँ पे हम लोग क्या पा रहे हैं, क्या मिल रहा है कि अगर स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग रहा या तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग रहा, दोनों ही केस में 1 1 फंक्शन होता है। क्या होता है, 1 1 फंक्शन होता है, 1 1 फंक्शन होता है दोनों ही केस में। मतलब dy बाई डी एक्स ग्रेटर इक्वल टू जीरो हो या तो dy बाई डी एक्स लेस इक्वल टू जीरो हो रहा है, तो क्या होता है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। उसमें दोनों का केस में दोनों में क्या हो जाएगा, 1 1 हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सिर्फ स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा या तो सिर्फ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। ऐसा नहीं कि पहले बढ़ा फिर घटने लगा, चाहे पहले घटा फिर बढ़ने लगा, दोनों केस हो जाएगा तो गड़बड़ा जाएगा, ठीक है। या तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग होगा या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग होगा। अगर दोनों में से कोई केस अलग अलग से हो रहा है तो वैसे हम लोग को क्या हो जाता है, 1 1 फंक्शन होता है, ठीक है। अब आपको मेनी वन समझा देते हैं इसी मेथड से, ठीक है। इसको मिटा देते हैं, जब नोट करना कर लीजिए, पॉज करके नोट कर लीजिए, मिटा रहे हैं आप। इसीलिए अभी इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग आपको पढ़ा रहे थे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए एक ग्राफ हम यहाँ पे और ड्रॉ करते हैं, ठीक है। चलिए एक ग्राफ यहाँ पे हम और ड्रॉ करते हैं। चलिए ये ग्राफ है, ठीक है, ये ग्राफ है। अब यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, चलिए इस पॉइंट को देखिए। यहाँ पे मान लीजिए x1 आया होगा, यहाँ पे देखिए x2 आया होगा, यहाँ पर देखिए x3 आया होगा, यहाँ पर देखिए x4 आया होगा, यहाँ x5 आया होगा, यहाँ x6 आया होगा, और आगे बढ़ेंगे तो x7 आया होगा। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि पहले तो बढ़ रहा था यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक बढ़ा, माने x1 से लेके x3 तक ठीक बढ़ा है, ठीक है। लेकिन फिर x3 से लेके x5 तक तो घट गया है, मतलब इंक्रीजिंग इधर हुआ है, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग यहाँ तक हुआ है। लेकिन अब फिर देखिए यहाँ पे डिक्रीजिंग, अब स्ट्रिक्टली वर्ड यूज नहीं होगा क्योंकि घाट बढ़ाने में फिर घट गया है, ठीक है। तो इंक्रीजिंग हुआ यहाँ से यहाँ तक और फिर घट गया, मतलब देखिए यहाँ से x1 x2 x3, x बढ़ाने से y भी बढ़ रहा था। लेकिन अब देखिए x3 से लेकर x5 तक चेक कीजिए कि x तो बढ़ा है लेकिन y का वैल्यू अब घटने लगा, ठीक है। अब फिर चेक कीजिए कि x5 से लेकर x7 तक कि x तो बढ़ रहा है लेकिन फिर अब यहाँ पे y बढ़ रहा है, मतलब इंक्रीजिंग हो रहा है, फिर डिक्रीजिंग हो रहा है, फिर इंक्रीजिंग होना। अगर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों हो जाएगा साथ में तो वैसे फंक्शन मेनी वन फंक्शन होते हैं, ठीक है। क्या होते हैं, मेनी वन। मतलब इस पॉइंट पे क्या होता है, dy बाई डी एक्स यहाँ पॉजिटिव आ रहा है, इस पॉइंट पे क्या हो रहा है, dy बाई डी एक्स नेगेटिव आ रहा है, फिर यहाँ पे क्या हो रहा है, dy बाई डी एक्स पॉजिटिव हो रहा है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव सब केस हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे को क्या बोलते हैं, मेनी वन फंक्शन बोलते हैं। ये समझ में आ गया होगा आपको, ठीक है। तो ये 3 मेथड आपको समझाए। अगर 1 1 होना है तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग हो सकता है, ठीक है। अगर मेनी वन होना है तो इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों होगा। इंक्रीजिंग यहाँ पे स्ट्रिक्टली वर्ड यूज ही नहीं होगा कि दोनों हो जाए, तो स्ट्रिक्टली कहाँ से आएगा, या तो इंक्रीजिंग भी हुआ और फिर डिक्रीजिंग भी होने लगा और फिर इंक्रीजिंग होने लगा। तो इस तरह का केस को क्या बोलेंगे, मतलब इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों रहे साथ में तो वैसे को क्या बोलते हैं, मेनी वन बोलते हैं। और अगर सिर्फ स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग रहा तो 1 1 बोलते हैं, ठीक है। मतलब अलग अलग से स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और अलग से स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग वाला सीन है तो 1 1 ही होगा दोनों में, और इसमें क्या हो जाएगा, मेनी वन हो जाएगा। ये हम लोग का एक डेरिवेटिव मेथड होगा, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे कि इफ द ग्राफ ओनली इन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग और ओनली स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग देन द फंक्शन इज 1 1, और if the graph is increasing or decreasing both,
इफ द ग्राफ इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग बोथ देन द फंक्शन इज मेनी वन। ठीक है, इस तरह से लिख लेंगे, हिंदी इंग्लिश दोनों में समझा दी। तो ये हम लोग का पहला मेथड होगा, आपको समझ में आ गया। दूसरा मेथड ग्राफ वाला मेथड है, उसको भी देख लेंगे, इसको नोट कीजिए स्टूडेंट। अब हम लोग दूसरा मेथड है, तो दूसरा मेथड क्या है, तो हम यहाँ पे मेथड 2 लिख देते हैं, M2। ये हम लोग क्या है, ग्राफिकल मेथड। इससे भी हम लोग कैसे देख सकते हैं, कौन सा मेथड कहाँ लगाना है वो तो हम लोग क्वेश्चन देखने से पता लगेगा, है ना। जिसका ग्राफ आसानी से बन जा रहा है ग्राफिकल मेथड लगाएंगे, जिसका नहीं बन रहा dy बाई dx डेरिवेटिव मेथड लगाएंगे। ठीक है, 1 का। अब यहाँ पे चलिए समझाते हैं आपको। ठीक है, ये कोई कर्व है, मान लीजिए ये कोई कर्व है। ठीक है, ये कोई कर्व है। तो इस कर्व में क्या है कि अब देखिए 1 कैसे पहचाना जाता है और मेनी वन कैसे पहचाना जाता है, ग्राफ से। इस एक्स एक्सिस के पैरेलल आप कहीं भी एक लाइन को ड्रॉ कीजिए, एक्स एक्सिस के पैरेलल कहीं भी लाइन को ड्रॉ कीजिए, अगर वो लाइन एक ही पॉइंट को कट करेगा तो वैसे को बोलते हैं 1 फंक्शन, वैसे कर्व को हम लोग क्या बोलते हैं 1, ऐसे फंक्शन को क्या बोलते हैं 1 फंक्शन। ठीक है, मतलब इस एक्स एक्सिस के पैरेलल में, इस एक्स एक्सिस के पैरेलल में एक लाइन को ड्रॉ करेंगे और एक ही पॉइंट को काटेगा तो उसको क्या बोलते हैं 1 फंक्शन। जैसे देखिए इसके पैरेलल में यहाँ एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे। तो ये जो लाइन है ब्लू वाला, ये कहाँ काट रहा है, बस यहीं पे एक काट रहा है, और कहीं काटा है इस ग्राफ को, और कहीं काटा है, नहीं काटा। फिर एक मान लीजिए यहाँ पे ड्रॉ कीजिए एक पैरेलल लाइन एक्स एक्सिस के, इसको यहाँ पे काटा है, और कहीं काटा है, नहीं काटा है। मान लीजिए एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ कीजिए, एक जगह यहाँ पे काटा, और कहीं काटा, नहीं काटा। मान लीजिए एक पैरेलल लाइन यहाँ ड्रॉ कीजिए, यहाँ पे काटा, और कहीं काटा, नहीं काटा। मतलब कुल मिला के कि अगर एक्स एक्सिस के पैरेलल कहीं भी लाइन ड्रॉ कर देंगे और ग्राफ को एक ही पॉइंट पे काटेगा तो वैसे फंक्शन को 1 फंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं 1 फंक्शन बोलते हैं। ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अभी एक मेनी वन समझाते हैं आपको, थ्योरी भी लिखा दे रहा है, टेंशन मत लीजिए। ये एक्स और वाई एक्सिस हो गया। मान लीजिए एक कर्व ऐसे है, ठीक है, ये ऐसे है, ठीक है, यही कर्व है। इसी को ट्राई करना है 1 है कि मेनी वन है। ठीक है, क्या करना होता है, एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन ड्रॉ कीजिए। ठीक है, एक्स एक्सिस के पैरेलल नीचे ऊपर कहीं भी ड्रॉ कीजिए ना भाई। ठीक है, जहां काटेगा, तो मान लीजिए एक्स एक्सिस के पैरेलल यहाँ पे हम यहाँ लाइन ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन ड्रॉ कीजिए, तो कई गो पॉइंट काटा देखिए, तो 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, 3 पॉइंट। मामला गड़बड़ा गया कि एक ही पॉइंट को काट रहा था तो 1 हो रहा था, और एक से ज्यादा पॉइंट को काट देगा तो मेनी वन हो जाएगा। ठीक है, और ड्रॉ करके देखिए, यहां पे मान लीजिए ड्रॉ कीजिए, एक पॉइंट यहां छू रहा है, एक पॉइंट यहां काट रहा है, मतलब 2 पॉइंट का सीन हो गया मेनी वन। कहीं भी एक ही लाइन खाली कर देना मैं काम, एक ही कोई लाइन अगर 2 पॉइंट या 2 से ज्यादा, एक से ज्यादा पॉइंट को काट देना तो मेनी वन हो जाएगा। ठीक है, एक ही जगह अगर ऐसा सीन क्रिएट हो जाएगा तो फिर मेनी वन हो जाएगा, 1 कोई सीन ही नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे अगर रहा, मान लीजिए ऐसे ग्राफ रहा, ठीक है, बस ऐसे ही ग्राफ रहा और ये तो मेनी वन हो जाएगा। छोड़िए, इसको हटाइए। कुल मिला के यही जानिए कि अगर एक पॉइंट से ज्यादा पॉइंट को काट देगा एक्स एक्सिस के कोई भी पैरेलल लाइन तो उसको मेनी वन बोलते हैं, और अगर एक ही पॉइंट को काटेगा तो उसको 1 बोलते हैं। मामला समझ में आ गया होगा। लेकिन एक्स एक्सिस के लाइन पैरेलल होना चाहिए, ऐसे नहीं कि टेढ़े पेचे खींच दिए। ठीक है, एकदम पैरेलल होना चाहिए, तो मेनी वन हो गया, मेनी वन। तो ग्राफिकल वाला समझ में आ गया होगा, और डेरिवेटिव वाला मेथड समझ में आएगा। डेरिवेटिव वाला मेथड में थोड़ा दिमाग का जरूरत है, जो दिमाग से पैदल है उसको समझ में नहीं आएगा। जिसका दिमाग एकदम कंसंट्रेटेड है, तैयारी ढंग से कर रहा है, उसको समझ में आएगा। नहीं आ रहा भाई साहब, तो आप क्या कीजिए, 1-2 बार और वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको और भी अच्छे से समझ में आएगा। क्योंकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का जो कॉन्सेप्ट है ना, किताब में खाली यही लिख दिया जाता है कि dy बाई dx पॉजिटिव और इक्वल टू 0 होगा। स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग में वो हो जाएगा, आपको क्या बोलते हैं 1 हो जाएगा, या तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग में मेनी वन हो जाएगा। बस खाली ये लिख दिया, आपको पता नहीं है कि स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग कब होता है और स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग कब होता है, स्लोप ऑफ टेंजेंट कैसे चेक करते हैं, ये सब dy बाई dx कैसे चेक करते हैं, ये सब अभी आपको हम बता दिए। तो ढंग बहुत जगह पढ़ाया भी नहीं जाता, किताब में भी नहीं लिखा। किताब में तो उसका किताब में क्या लिख देगा, एक्सप्लेन थोड़ी करने से किताब में उतना अच्छा से, बस खाली लिख दिया जाता है। ठीक है, तो यहाँ आपको हम समझा दिए। तो मेनी वो आपको 1 भी समझ में आ गया, ये मेनी वन भी समझ में आ गया, डेरिवेटिव मेथड भी समझ में आ गया, ग्राफिकल मेथड भी समझ में। लिखना क्या है, तो यहाँ पे लिख देते हैं कि इफ अ लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस
cuts the graph at only one point, then it is 1-1 function. And if a line parallel to x-axis cuts the graph at more than one point, then it is many one फंक्शन। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, तो इस तरह से देखेंगे कि 1-1 कौन सा होता है और मेनी वन कौन सा होता है। इसका क्वेश्चन लेने का टाइम अभी आज नहीं है, अगले लेक्चर में इसका क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, हम उम्मीद करेंगे कि हर चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। जो नहीं समझ में आया एक दो बार और देख लेंगे वीडियो को, क्योंकि आज का कॉन्सेप्ट जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा दिमाग का जरूरत है आज। ठीक है, तो ढंग से देख लीजिए। फिर भी नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में डालें, जो भी दिक्कत है कमेंट बॉक्स से लिखें। ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।